तो आज हम टाइम और टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। टाइम और टेंस होता क्या है? देखो, टेंस के बारे में तो आपने पढ़ा है, जो 10th में थे वो उन्होंने 10th में किया है, और 9th वालों को 9th कक्षा में टेंस के बारे में बताया। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? टाइम को भी समय बोलते हैं और टेंस को भी क्या बोलते हैं? समय होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, वो चीज़ देखते हैं अपन। देखो, अगर वैसे बात करें, आपको शुरू से बताया गया है कि टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। और मैं आपसे पूछूं कि टाइम कितने प्रकार का होता है, तो टेंस 3 प्रकार के न होकर के टेंस कितने होते हैं? टेंस होते हैं 2। यानी टेंस को अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस। ओके, ये तो बात टेंस की थी। अब अगर समय को, टाइम को अपन डिवाइड करते हैं तो टाइम कितने भागों में होता है? टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है प्रेजेंट, और दूसरा होता है पास्ट, और थर्ड होता है फ्यूचर। अब आप कहोगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। बेटा, टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। जो ये फ्यूचर जो टेंस होता है, इसमें हमेशा क्या है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो शैल और विल का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये शैल और विल वैसे मॉडल ऑक्सिलरीज में आती है। और इसमें जो फ्यूचर टाइम होता है, तो वो फ्यूचर टाइम मतलब ये टेंस किसका भाग होता है? जो फ्यूचर टेंस होता है वो उसे प्रेजेंट का ही पार्ट माना जाता है। इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कक्षा में आपको 3 प्रकार के ही बताए जाते हैं। ठीक है, और टाइम कितने प्रकार का होता है? टाइम 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे मैं अभी कक्षा ले रहा हूं, तो ये इसमें कौन सा टाइम है? टाइम क्या है? टाइम है प्रेजेंट। ठीक है, मैंने कल कक्षा ली थी, तो ये हो गया पास्ट। मैं परसों कक्षा नहीं लूंगा, तो उसमें क्या आ गया? फ्यूचर आ गया। मतलब जो है होता है ये प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट को शो करता है, और पास्ट में क्या होता है? था, और इसमें क्या होता है? गा। यानी ये मूलभूत शब्द होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं इनको रिकॉग्नाइज करने के। अब देखो, दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे यहां मैंने बता दिया आपको कि ये टेंस है और ये है टाइम, क्योंकि टाइम और टेंस को जानना बहुत जरूरी है। अभी तक आपने टेंस के बारे में पढ़ा है। देखो, टेंस होता है ना, वो जो यूनिवर्सल जो टेंस कभी भी यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट होता है नहीं देता है, या नहीं बताता है। जबकि टाइम होता है वो हमेशा यूनिवर्सल कंसेप्ट देता है। एक तो मुख्य अंतर ये होता है, डिफरेंस, और दूसरा अंतर ये होता है कि टेंस है ना, कभी भी डे, आवर, ईयर इनको नहीं शो करता है। यानी डे, आवर, ईयर को नहीं बताता है। डे, आवर, ईयर को नहीं बताता है। जबकि टाइम क्या होता है? टाइम डे, आवर, ईयर को बताता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ये मुख्य अंतर होता है दोनों के अंदर। ठीक है ना।
जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझ सकते हैं कि वह कल जयपुर जा रहा है। वह कल जयपुर जा रहा है। अब देखो इसमें जो ये कल शब्द है, कल शब्द किसको शो कर रहा है? ये टाइम को शो कर रहा है। और कल क्या है? वैसे डे है, दिन के बारे में बता रहा है। तो कल हमेशा टाइम को शो कर रहा है। और टाइम का मीनिंग, टाइम क्या है इसमें? टाइम तो देखो इस सेंटेंस के अंदर फ्यूचर है। टाइम क्या है? फ्यूचर। और मैं आपसे टेंस पूछूं तो देखो जा रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसके अंदर। तो देखो समय और टाइम, टेंस अलग अलग हुआ या नहीं हुआ? मतलब यहाँ जो कल है इस सेंटेंस के अंदर, इस वाक्य के अंदर, वो तो टाइम, फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है कि वह कल जा रहा है। और ये जो टेंस, अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है, तो टेंस आप फ्यूचर टेंस नहीं बताओगे। अब आप तो कल को देखकर बता दोगे कि फ्यूचर टेंस है सर इसमें, लेकिन फ्यूचर टेंस गलत होगा बेटा। टाइम फ्यूचर है, जबकि टेंस कौन सा है? टेंस इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये टाइम और टेंस रिप्रेजेंट करते हैं एक दूसरे अपने आप को। मतलब टेंस होता है वो कभी भी यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं देता है, यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं देता है, जबकि टाइम यूनिवर्सल कंसेप्ट बताता है या देता है। और जो टेंस होता है वो डे, आवर, ईयर को नहीं बताता, जबकि जो टाइम होता है, समय, ये भी समय होता है और ये भी क्या होता है? समय ही होता है। ठीक है, दोनों को ही हिंदी में समय कहते हैं, लेकिन जो टाइम होता है वो डे, आवर, ईयर को बताता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये तो था टाइम और टेंस के बीच में डिफरेंस था। अब जो सेंटेंस बनता है उसमें जो अपना एक पूरा जो वाक्य होता है, जो स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जो सेंटेंस बोल सकते हैं अपन, वो सेंटेंस कई प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, एक तो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस मैन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और फिर कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो इन 4-5 चीज़ों से मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो अब आपके लिए ये भी मस्ट है कि आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। टेंस पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले तो टाइम और टेंस का जो क्लियरेंस है वो होना चाहिए आपके माइंड में। उसके बाद में टाइम और टेंस क्लियर होने के बाद में आपको हर एक चीज़ जो सेंटेंस में काम आती है, सेंटेंस क्रिएशन के अंदर आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मस्ट है। तो अब यहाँ अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता है? कर्ता कहा जाता है। और कर्ता को जो डूअर होता है, यानी सब्जेक्ट वन हु डज एक्ट, डज एक्शन, यानी एक वह वर्ड जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है वो क्या है? कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, सब्जेक्ट की पहचान मैं आपको बता देता हूं कि आपको हु से क्वेश्चन करना है। किससे क्वेश्चन करना है? हु से क्वेश्चन करना है। अगर तब हु से प्रश्न करने के बाद में जो आंसर निकल कर आता है वो आंसर अपना क्या होगा? दैट विल बी सब्जेक्ट। वो आंसर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां आप हु से प्रश्न करो, तो हु से प्रश्न करेंगे तो ये सेंटेंस कैसे होगा? हु इज प्लेइंग क्रिकेट। हु इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो हु यानी कौन क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो हु का आंसर कौन आया? सी, यानी वह खेल रहा है। तो वह क्या होगा?
वह ये होगा सब्जेक्ट होगा अपना। ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की पहचान ऐसे होती है, और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस होता है उसमें डूअर का काम करता है। डूअर यानी करने वाला, डू यानी करना, डूअर यानी करने वाला, यानी जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है, यानी काम को कंप्लीट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये तो था सब्जेक्ट अपना। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब की अपन चर्चा करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे पहले अपने को हिंदी में जानना कंपलसरी होता है, यानी हिंदी आपको पता होनी चाहिए। देखो, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? जो जितनी भी ये होती है ना, इज, एम, आर, वाज, हैज, हैव, ये जितनी भी होती है, ये सब की सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। और इनको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया ये इसलिए नाम पड़ता है, इसलिए नाम पड़ा है इनका, क्योंकि ये मैन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को कंप्लीट करती है। यानी ये मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होकर के उसके अर्थ को कंप्लीट करती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। इसलिए उनको क्या क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। तो सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब था। अब बात करते हैं अपन मैन वर्ब, जिसको इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। क्या कहा जाता है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया क्या होती है? जैसे अभी अभी अपन ने सेंटेंस किया था कि ही इज राइटिंग ए नोवेल। अब देखो यहां इस सेंटेंस के अंदर ही क्या है? सब्जेक्ट है, आपको पता है, मैंने आपको बताया है। अब ही सब्जेक्ट है, इसका पता अपन ने कैसे लगाया? हु से क्वेश्चन करो, हु इज राइटिंग ए नोवेल, उपन्यास कौन लिख रहा है? तो कौन लिख रहा है, कौन की जगह हु आएगा, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि ये मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर इसके अर्थ को क्या कर रही है? कंप्लीट करने का काम कर रही है, इसलिए इसे सहायक क्रिया कहते हैं। और मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया मैन जो वर्ब होती है, यानी ये क्रिया किसी काम का होना या पाया जाना क्या कहलाता है? मैन वर्ब होती है। यानी कोई भी जो एक्शन है, कोई भी जो वर्क है, उसका होना या पाया जाना अपने आप में क्या होता है? क्रिया होता है। और क्रिया की देखो हिंदी में सिंपल सी पहचान है। हिंदी में जो क्रिया होती है उसके बाद में, मैंने आपको पहले की कक्षा में बताया, उसके अंत में अंतिम शब्द क्या होता है? ना होता है। क्या होता है? ना होता है। जैसे कोई भी वर्ब देख लो आप, जैसे गो लिखा, तो गो का मीनिंग क्या हुआ? जाना। क्या हुआ? जाना। जैसे वॉश लिखना अपने को, तो वॉश का मीनिंग क्या हो गया? धोना। जैसे लाफ लिखना है, LAUGH, लाफ यानी हंसना। कोई भी वर्ब लिख लो चाहे, जैसे WEEP, वीप, वीप का मीनिंग क्या हो गया? रोना। वीप यानी रोना। जैसे वॉच हो गया, किसी भी चीज को वॉच करते हैं अपन, तो वॉच का मीनिंग क्या हो गया? देखना। वॉच का मीनिंग हो गया देखना। तो अब देख लो इन सब के अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो ये शब्द क्या है? इनको अपन क्या बोल सकते हैं? अपन ये सब की सब क्या है? मुख्य क्रिया है, मैन वर्ब है। मैन वर्ब यही है। यानी क्रिया के अंत में आपने क्या सीखा? क्रिया की पहली बात तो डेफिनेशन क्या होती है कि किसी काम का होना या पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है, वर्ब कहते हैं उसे।
ये डेफिनेशन हो गई। और इसकी पहचान ये है, इंग्लिश के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है, या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट से पहले इसका स्थान होता है सेंटेंस के अंदर। और हिंदी में अगर इनकी पहचान करनी होती है तो हिंदी में इसके अंत में क्या आता है, ना शब्द आता है। क्या आता है, ना शब्द आता है। कोई भी क्रिया उठा के देख लो, चाहे आप हमेशा, जैसे इसके अलावा अपन ईट की बात करें, ईट यानी होता है खाना, तो इन सब के अंत में हमेशा क्या आता है, ना शब्द आता है। यानी क्रियाओं की पहचान होती है, क्रिया के अंत में हमेशा ना शब्द आता है। तो अपनी 3 चीज क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले अपन ने सब्जेक्ट की बात की थी। सेंटेंस निर्माण में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, जिसे सहायक क्रिया कहते हैं, जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर के उसका अर्थ कंप्लीट, वह अपना अर्थ कंप्लीट करता है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। और मुख्य क्रिया किसी वाक्य के अंदर किसी क्रिया काम का होना या पाया जाना मुख्य क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्म। क्या होता है, कर्म होता है। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और ये किसी क्रिया के द्वारा किया जाता है, यानी क्रिया के द्वारा ये कर्म किया जाता है। मतलब अब यहाँ क्या है, ही इज राइटिंग ए नोवेल, तो इसमें क्या है, क्रिया लिखना। तो क्या लिखा जा रहा है, ए नोवेल। तो ए नोवेल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइफलेस थिंग्स के लिए आता है। लाइफलेस जो थिंग्स होती है उनके लिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अप्रत्यक्ष, जो वो होता है लाइव, लाइव के लिए आता है। तो कोई जो जैसे व्यक्तियों के लिए, जैसे ही, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही गिव्स मी ए बुक। अब देखो, अब इसमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो वह इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, एक तो होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमेशा ध्यान रखना। अब अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, पहले क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में लिखते हैं अपन सेंटेंस के अंदर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पहले लिखना है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर प्रेपोजिशन का यूज करना है। टू या फोर प्रेपोजिशन का यूज करना है। अब जैसे इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखना होता कि ही गिव्स ए बुक फॉर मी, तो अब यहां अपने को क्या लगाना पड़ेगा, फोर प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अपने साथ में टू या फोर प्रेपोजिशन लेता है। तभी तो देखो ये जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे ना तो क्या हो जाएगा। अब अगर ए बुक से बनाते हैं तो ए बुक इज गिवन, ए बुक इज गिवन टू मी, क्या लगाएंगे, टू मी लगा दो या फॉर मी लगा दो, टू मी बाई ही, सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ए बुक इज गिवन टू मी बाई हिम, यानी अब यहां ए बुक को अपन ने पहले लिखा, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे अपन, टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ये बात ये थी, इतनी चर्चा किसकी थी, ऑब्जेक्ट की। यानी सेंटेंस क्रिएशन में इन चारों चीजों का सहयोग जरूरी होता है, और इन चारों चीजों का नॉलेज रखे बिना हम एक पूर्ण वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज मैं, जहां तक मेरा प्रश्न है, आपको ये क्लियर हो गई होगी कि पूरे सेंटेंस के लिए, अब जैसे ये सेंटेंस, इसी सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ही सब्जेक्ट है, गिव्स क्या है, मुख्य क्रिया है, मी ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ही इज राइटिंग ए नोवेल,
ही सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये मैन वर्ब हो गया, और ए नोवेल क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन चारों चीजों से मिलकर के एक पूरे सेंटेंस का निर्माण हुआ है। तो इन चारों चीजों का आपको पता होना चाहिए कि ये चार चीजें क्या होती है, क्या क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, और सेंटेंस में इनका क्या रोल होता है, सेंटेंस में इनका क्या रोल होता है। मुख्य आपको सब्जेक्ट की पहचान बता दी। सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है कि कोई भी सेंटेंस है, अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो आप हु से क्वेश्चन करो। उसमें हु से क्वेश्चन करने के बाद में अगर आपको जो आंसर मिलता है वो आंसर क्या होगा, वो आंसर सब्जेक्ट होगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, जिसको एक इंग्लिश में दूसरा नाम डूअर भी बोलते हैं। डूअर यानी काम को करने वाला, यानी सेंटेंस के अंदर जो काम को करता है उसे अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब की सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। इनका ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं, अपन कह सकते हैं, दूसरा नाम है इनका। और ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेंटेंस में इनका क्या रोल होता है, सेंटेंस में ये इनका रोल यही होता है कि ये मुख्य क्रिया के साथ में, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होकर के अपना मतलब उसका अर्थ पूर्ण कर देती है, यानी इसके अर्थ को कंप्लीट करती है। इसे अपन हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। अब बात तीसरे नंबर पे अपन चर्चा करते हैं। तो तीसरे नंबर पे अगर अपन बात करें तो मुख्य क्रिया आती है, जिसको इंग्लिश में मैन वर्ब कहते हैं। तो मुख्य क्रिया का क्या रोल होता है सेंटेंस के अंदर, जो मुख्य क्रिया होती है उसको हिंदी में तो मैंने आपको पहचान बता दी कि हिंदी में इस मुख्य क्रिया के जो वर्ड होता है उसके अंत में क्या आता है, ना शब्द आता है। जैसे जाना, धोना, हंसना, रोना, देखना, सब में ना आ रहा है इनके अंदर। तो ये तो इसकी मुख्य क्रिया की ये पहचान होगी हिंदी में। और इंग्लिश में क्या होता है, मुख्य क्रिया मैन वर्ब उसे कहते हैं जिसे किसी काम का होना या पाया जाता है। यानी अब देखो जैसे इसमें ये है कि ही इज राइटिंग ए नोवेल, दोनों ये बच्चे उठाना होगा, ठीक, ओके। ही इज राइटिंग ए नोवेल, जैसे ये सेंटेंस है कि ही इज राइटिंग ए नोवेल। अब इस सेंटेंस के अंदर जैसे ये राइटिंग है, जैसे ये क्या है, राइटिंग है, तो राइटिंग का मीनिंग होता है लिखना। राइटिंग को हिंदी में क्या कहेंगे अपन, लिखना कहेंगे। तो लिखना जो शब्द है, यानी क्या लिखा जा रहा है इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर ए नोवेल, एक उपन्यास लिखी जा रही है। तो उपन्यास लिखने का काम कर रहा है राइट, 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 यानी ये वर्ब हो गई, यानी किसी काम का होना या पाया जाना क्या कहलाता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। तो ये बात थी मुख्य क्रिया की। अब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्ट की। अब किसकी चर्चा करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म कहा जाता है। यानी जिस पर कोई काम किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस है, कर्म ऑब्जेक्ट को मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट को तो अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है अप्रत्यक्ष। तो डायरेक्ट होता है लाइफलेस के लिए और ये होता है लाइव थिंग्स के लिए होता है। तो इसको अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सेंटेंस में अगर बात करें तो जैसे ये सेंटेंस है, ही गिव्स मी ए बुक, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी ऑब्जेक्ट है और ए बुक ऑब्जेक्ट है। तो मी तो क्या हुआ, मी क्या हुआ, मी तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी, और ए बुक क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लाइव थिंग आती है, यानी सजीव प्राणी आते हैं, सजीव आते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो लाइफलेस थिंग्स होती है, निर्जीव वस्तुएं, उनको अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ले सकते हैं। तो ये
अपन ने सबसे पहले मैंने आपको टाइम और टेंस के बारे में चर्चा की। टाइम और टेंस एक बार दोबारा से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है। दोनों का हिंदी में अपन समय ही कहते हैं। टाइम क्या होता है, टाइम और टेंस में दोनों में मेन मुख्य अंतर जो होता है कि टेंस है ना वो यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं देता है कभी भी, जबकि टाइम हमेशा यूनिवर्सल सार्वभौमिक जो अवधारणा होती है, यूनिवर्सल जो कंसेप्ट बोल सकते हैं जिसको, वो देता है। और टेंस कभी भी हमें डे, आवर, ईयर के बारे में नहीं बताता है, जबकि टाइम है ना, टाइम हमें डे के बारे में भी बताता है और ईयर के बारे में भी बताता है और आवर के बारे में भी बताता है। यानी समय हमेशा दिन, वर्ष और घंटे यानी इन तीनों ही चीज़ों के बारे में हमें बताता है। तो ये मुख्य अंतर होता है टाइम और टेंस के अंदर। अब इनके बाद में अपन ने चर्चा की कि एक सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। सेंटेंस निर्माण के लिए किन किन चीज़ों की, किन किन एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मैन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन चारों से मिलकर के एक पूरे वाक्य का निर्माण होता है। तो इन चारों के संयोग से इनको ऐड करेंगे तब एक पूरा वाक्य यानी पूर्ण कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण होगा। अब अपन चर्चा करते हैं टेंस की कि टेंस रियल में टेंस कितने होते हैं। और मैंने आपको बताया है कि टेंस 3 प्रकार के, वैसे तो 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। और टाइम कितने प्रकार का होता है? टाइम 3 प्रकार का होता है। टाइम मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी टाइम हमेशा 3 प्रकार का होता है। जैसे हम कल मैच खेलेंगे तो कल यहाँ क्या है? टाइम है। और कौन सा टाइम है? फ्यूचर टाइम बता रहा है कि हम खेलेंगे, कल मैच खेलेंगे, तो ये टाइम फ्यूचर टाइम शो कर रहा है। अब देखो टेंस की अपन चर्चा करते हैं कि जो ये टेंस जिसको काल या समय कहा जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। और सेकंड क्या होता है? पास्ट टेंस। और थर्ड क्या होता है? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। और पास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। क्या कहा जाता है? भूतकाल। और फ्यूचर को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यकाल। तो ध्यान देना, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसको भूतकाल कहते हैं अपन। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। अब प्रेजेंट क्या होता है? यानी वर्तमान में ए टाइम इज विच इज गोइंग ऑन, जो अभी जो समय चल रहा है उस टाइम को अपन क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल क्या होता है? टाइम हु हैज पास्ट, जो समय बीत गया है यानी निकल गया है, उसे अपन क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। और जो समय आने वाला है, टाइम इज अबाउट टू कम, यानी जो समय, टाइम जो अबाउट टू कम यानी आने वाला है, जो समय आने वाला है उसे अपन क्या कहेंगे? भविष्य काल कहेंगे। और इन तीनों ही जो 3 प्रकार बताए हैं मैंने, वैसे तो देखो ये फ्यूचर टेंस होता है ना, ये प्रेजेंट का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? प्रेजेंट का ही पार्ट होता है, क्योंकि इसमें जो भविष्य में
जो नियोजित जो काम होते हैं उनमें हमेशा शैल विल का प्रयोग न होकर के सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो टेंस कितने हुए? टेंस वैसे दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, लेकिन अब बताने को जो एंशिएंट जो ग्रामर है वहाँ उसी के हिसाब से 3 टेंस बताए जाते हैं। अब इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं, तीनों के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। जैसे अपन पहले की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट में क्या होता है? जैसे सिंपल होता है, सिंपल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस होता है। इंडेफिनिट होता है यानी सिंपल का मीनिंग होता है साधारण, लेकिन इसका दूसरा नाम इंडेफिनिट क्यों नाम पड़ा है? इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? अनिश्चित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चित। क्योंकि इस टेंस में हमें पता नहीं होता है कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, तो इसीलिए इस टेंस को अपन इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। और सेकंड जो टाइप होता है इसका, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोल सकते हैं अपन? कॉन्टिन्यूअस। और इसका एक दूसरा नाम भी है इम्परफेक्ट, और तीसरा नाम भी इसको अपन दे सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। यानी कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता है जारी रहना, और जारी रहने को रहना हिंदी में जो रहा शब्द होता है उसको इंग्लिश में आईएनजी कहते हैं। जब ये आईएनजी प्रेजेंट में लगता है तब तो रहा है आ जाता है, पास्ट में लगता है तो रहा था और रहा होगा, अगर फ्यूचर में लगता है तो रहा होगा। तो एक चीज़ ये मीनिंग ध्यान में आया कि आईएनजी को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? रहा कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कोई भी काम जैसे जारी हो रहा है, जैसे अभी मैं प्रेजेंट में एट प्रेजेंट आई एम टेकिंग क्लास ऑफ इंग्लिश, कि प्रेजेंट में मैं इंग्लिश की कक्षा ले रहा हूँ, तो यहाँ रहा हूँ जो अभी कक्षा कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये भी क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और तीसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं अपन परफेक्ट। परफेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? परफेक्ट यानी पूर्ण, यानी एन एक्शन हैज कंप्लीटेड एंड एट ए परफेक्ट टाइम, यानी एक पूर्ण समय में एक किसी कोई कार्य कंप्लीट हो चुका होता है, इसको अपन परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। यानी इस टेंस के अंदर जो भी काम है, जैसे मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली है, मैंने बच्चों को ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, यानी कंप्लीट करवा दिया, पूर्ण करवा दिया है। कोई भी काम होता है वो पूर्ण हो जाता है। और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये टेंस, ये प्रकार हमें क्या बताता है? ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये हमें ये बताता है कि ये काम कब से शुरू हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैं 10 बजे से कक्षा ले रहा हूँ, मैं 10 बजे से कक्षा ले रहा हूँ, बच्चे 10 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो 10 बजे से यानी कब से? 10 बजे से। तो ये काम, ये टेंस क्या बताता है? साथ में टाइम भी बताता है कि आपने अपना जो काम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस में ये टाइम नहीं बता रहा है। जो ओनली जो सेकंड पार्ट है उसमें अपन ये नहीं कह सकते कितनी बजे से, उसमें ये गलत होगा। इसमें ये केवल ये बता रहा है कि कार्य जारी है, अभी भी कंप्लीट हो, कार्य रनिंग में है, यानी कक्षा अभी भी चल रही है। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है? यानी 10 बजे से 5 बजे से मैं खेल रहा हूँ, 2 घंटे से मोबाइल ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ क्या होती है? ये हमें टाइम को के बारे में भी डिनोट करता है, टाइम के बारे में भी डिनोट करता है। तो अपन ने ये चर्चा की कि टेंस कितने होते हैं और टेंसों के कितने प्रकार हैं। ओके।